काली टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। फटाफट बता दीजिए कहाँ पर लोकेटेड है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे जो भी टाइगर रिजर्व या कोई भी नेशनल पार्क न्यूज़ में होते हैं तो उसका लोकेशन, उसके आसपास के रिवर, एज यू नो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काली टाइगर रिजर्व न्यूज़ में इसके बारे में जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं आपको बताना है, और सबसे पहले ये बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट पेज के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 अप्रैल है। आज के डिस्कशन की खास बात क्या होगी, तो आज आपको बहुत बेहतरीन टॉपिक्स मिलने वाले हैं इस पूरे डिस्कशन में, जैसे कि यूएपीए में क्या बदलाव है और अभी हाल में न्यूज़ में क्यों आया है। इसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो कि सेडिशन पर पहले डिस्कस किए गए हैं, और ऐसे कई इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ जो आपको मिलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस पूरी जानकारी को लेने के लिए, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपको पूछा गया था कि चाइना के साथ कौन कौन सा इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर शेयर करता है। नो डाउट सभी ने बिल्कुल सही सही आंसर दिया है, लेकिन एक बात आपको बता दें जो आपको पता भी है, लेकिन हो सकता है कई बार आप अवेयर नहीं होते हैं। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये पुराना मैप है जिसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर किया है, जिसमें आपने जम्मू एंड कश्मीर भी स्टेट का नाम बताया है जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। लेकिन जिन लोगों का भी ये आंसर है वो प्लीज़ अवेयर हो जाएं। जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है और उसका बॉर्डर चाइना के साथ शेयर नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपको लद्दाख का नाम याद रखना है। लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है वो अपना बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। तो मेक इट क्लियर। और यहाँ पे उसके बाद आप स्टेट दे सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके लिए हम विल डिस्कस देयर। और आज का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ज़रूर कीजिए। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से कोई भी अगर इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहता है या आपके फ्रेंड, तो उनको ज़रूर बताइए। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर है 8750069419। बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होती है घर से, और एक आपके मेंटर होते हैं जो प्रॉपर आपके कांटेक्ट में होते हैं। उसका एक रूल रेगुलेशन टाइम फिक्स होता है जिसमें आपसे हम लोग बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं। और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं, बल्कि इसका जो सबसे अच्छा प्रोग्राम है वो है सुपरविजन। आपको प्रॉपरली सुपरवाइज किया जाता है एक एक्सपीरियंस पर्सन के अकॉर्डिंगली। तो ज़्यादा जानकारी फ़ोन पर आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। जीएस पेपर 2 से एसोसिएट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डू यू नो द नेम ऑफ आर्टिकल? फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है? ऑब्वियसली आर्टिकल 19। तो अनफ्रीडम ऑफ प्रेस आखिर क्या है इस आर्टिकल में? बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको बता दें कि रीसेंट न्यूज़ क्या है। ये जो आपको दिख रही हैं लड़की, इनका नाम है मसरत ज़हरा, और ये एक जर्नलिस्ट हैं। कहाँ पर? कश्मीर में। इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया, इन पर चार्ज लगा है एंटी नेशनल पोस्ट को डालने का, ठीक है। और उसके तहत यूएपीए के तहत इनके ऊपर चार्ज किया गया है, सेडिशन का चार्ज लगाया गया है और बुक कर लिया गया है। तो इस पर, यानी कि जर्नलिस्ट हैं ये, और फ़ोटोज़ वगैरह निकालती हैं, और जो भी इनके अभी जो पोस्ट आए हैं उस पर ये चार्ज है कि ये एंटी नेशनल है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। अब दिक्कत यहाँ पर क्या है कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, उनका कहना है कि आप मतलब गवर्नमेंट जो ये तरीका भी अपना रही है वो गलत है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको बरकरार रहने देना चाहिए। किसी भी ऐसे अम्ब्रेला लॉ के तहत किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको केस समझ में आ गया। इसी पर हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। यूएपीए के तहत मसरत ज़हरा को बुक किया गया है। कश्मीर की जर्नलिस्ट हैं ये, और इनका जो पोस्ट है उसको एंटी नेशनल बताया गया है, और इसलिए इनको चार्ज किया गया है। ये ऐसी दूसरी जर्नलिस्ट कश्मीर की हैं। इससे पहले आसिफ सुल्तान को बुक किया गया था यूएपीए के तहत ही। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आखिर ये यूएपीए है क्या? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। आपको याद है ये एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। जो 1967 का एक्ट था यूएपीए, उसमें बदलाव किया गया है।
और ये बिल 2019 में ही प्रपोज हुआ था, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है। तो इसमें नए में क्या बदलाव है ऐसा, इसका डेफिनेशन पहले हम देखते हैं, बाद में उसके एक्सटेंट को देखेंगे। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी इन इंडिया का डेफिनेशन ये बताता है कि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज रेफर्स एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन। ये जो शब्द है इसको इसमें जोड़ा गया है। पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन को इसके चार्ज में लिया जाता था यूएपीए के अंतर्गत, लेकिन अब यहाँ पर इंडिविजुअल शब्द को जोड़ दिया गया है, इसलिए इसने यूएपीए के ताकत को बढ़ा दिया है। आगे कहते हैं वेदर बाय कमिटिंग एन एक्ट बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन, आप ऐसी कोई भी बात कहते हैं या लिखते हैं, साइन टू क्वेश्चंस डिस्क्लेम डिसरप्ट और इंटेंडेड टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पर किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन रेज करते हैं या किसी भी गलत तरीके की बात लिखते हैं, बोलते हैं, पोस्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल को या एसोसिएशन को इस एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है, जो अभी आपने देखा न्यूज़ में। इसका एक्सटेंट कहाँ तक है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या ये पूरी कंट्री में लागू होता है। तो बिल्कुल, अब सारे ही कानून ऑलमोस्ट सारे स्टेट और यूटीज़ में लागू होंगे, जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा, बिकॉज जो 370 था आर्टिकल, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा यूएपीए का एक्ट। इसके बाद कोई भी इंडियन या फॉरेन नेशनल अगर इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है या उसको हार्म करने की कोशिश करता है, तो उसको बुक किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखिए, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई ऑल्सो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, यानी बाहर के जो सिटीजन हैं और इंडिया के सिटीजन दोनों पर ये एक्ट लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा जो पर्सन शिप्स में हैं, एयरक्राफ्ट में हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे कि आप जब जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पे देखा कि जो भी प्रोडक्शन जहाँ जहाँ पर होते हैं, तो ऐसे किसी भी जगह पर जो लोग होते हैं, अगर वो ऐसे कोई एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए कहीं से किसी ने मोबाइल पर वीडियो बना के पोस्ट कर दिया या कोई फ़ोटोज़ लोगों ने पोस्ट कर दी, किसी के स्टेटमेंट को लोगों ने प्रोवोक करने की कोशिश की जिससे कि हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी पर असर होता है, तो यूएपीए से चार्ज किया जा सकता है। ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान रखना है और इसी के तहत जो जर्नलिस्ट हैं उनको बुक किया गया है। अब इस पर कानून क्या कहता है, कोर्ट की क्या रूलिंग्स है, क्या पहले ऐसा कोई केस आया है? तो जाहिर तौर पर आया ही होगा। इसमें दो केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। पहला केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें फंडामेंटल राइट्स के बारे में कही गई हैं, प्रियम्बल के बारे में कही गई हैं। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट या स्टेट का क्रिटिसिज्म होता है, बिकॉज इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो अगर ऐसे गवर्नमेंट या स्टेट का क्रिटिसिज्म किया जाता है तो उसको सेडिशन के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता। सेडिशन मतलब राजद्रोह। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रिटी या सॉवरेनिटी पर हार्म है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेट का क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के अंतर्गत नहीं रखने के लिए कहा है 1962 के एक्ट में, याद रखिएगा। अगला बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कब का केस था? 1995। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था जब हम सेडिशन की बात कर रहे थे तब। तो उस समय क्या हुआ था, जो बलवंत सिंह थे उन्होंने ऐसे रोड पर, ये इनके मित्र भी थे, और उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो इसमें भी जो कोर्ट के रूलिंग से उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो बाकी लोगों को प्रोवोक करता हो वायलेंस के लिए, या इंडियन स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस कमिट करने के लिए प्रोवोक करता हो, ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो ये इसको जो फ्री स्पीच है उसके तहत रखा जाना चाहिए और बाउंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे रूलिंग्स पहले भी आ चुके हैं। इसके बाद अभी अब डाटा देखते हैं। ये तो रूलिंग्स हैं, यूएपीए का एक्ट है। अभी रिसर्च क्या बताता है? रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो है वो कहते हैं कि जो सेडिशन का केस है, यानी जो चार्ज लगाया जा रहा है लोगों पर सेडिशन का,
वो केस कितना बढ़ गया है। 2014 में जहाँ पर ये केस 47 था, तो 2018 में 70 ऐसे केसेस अराइज हो गए हैं जिन पर कि सेडिशन का चार्ज लगाया गया है। तो ये क्या करता है, ये फंडामेंटल फ्रीडम को कर्व करता है। समहाउ लोग राइट टू फ्री इन स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो लोगों के पास है उसको ये कर्व करता है, और उसी को यहाँ पर आर्टिकल में कहते हैं कि ऐसे जर्नलिस्ट को बुक करना, या खास करके जो कश्मीर का रीजन है जहाँ पर जो इंटरनेट का था वो भी काफ़ी दिनों तक रोक दिया गया था। बहुत समय के बाद वहाँ पर इंटरनेट की शुरुआत की गई, लेकिन अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, कहाँ पर लिखा गया है रीजनल रिस्ट्रिक्शन, डू यू नो दैट? आर्टिकल 19(2). आर्टिकल 19 तो आपको राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन 19(2) वहीं पर इस बात को कहता है कि आपका जो राइट है वो कंट्री के सॉवरेनिटी को हार्म नहीं करना चाहिए। तो 19(2) के तहत ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और उसी को इसमें कहा गया है कि जो जर्नलिस्ट को बुक किया गया उसमें ऐसा नहीं लगता कि 19(2) का इस्तेमाल किया गया हो, और वह भी ऐसी जगह में जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बाकी जगह की तुलना में ऑलरेडी मीडिया को काफ़ी कर्व किया जाता है। तो ऐसे में इस तरीके के एक्ट को वहाँ पर इम्पोज करना और लोगों को बोलने ना देना, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस का डोमिनेंस है उसको दिखाता है। तो ये बिल्कुल गलत है एज पर द आर्टिकल। ये जो चार्ज लगाया गया जर्नलिस्ट के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 2 से ही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, अ न्यू इंडिया अ न्यू वर्ल्ड। जो राइटर हैं वो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, राज्यसभा में एमपी हैं, और इनके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। इन मतलब आर्टिकल में इन्होंने क्या लिखा है, तो जाहिर तौर पर इन्होंने आर्टिकल में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। किससे संबंधित है आर्टिकल? कोरोना वायरस कोविड-19 के लिए जो पॉलिसी मेकिंग चल रही है उससे जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन एक स्पीड मांगता है, और कैसे इस कोविड-19 ने स्पीड को ब्रेक कर दिया। कोविड-19 एक स्पीड ब्रेकर की तरह इमर्ज होकर के आया है, और सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व के और देश और जगह, सारी जगह पर एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। देश, सोसाइटी, स्ट्रीट, सारी चीज़ें रुक गई हैं, और इससे जो इकॉनमी है वो वल्नरेबल जोन में जा चुका है। लेकिन कोशिश ये है लोगों की जो वायरस है उसको वल्नरेबल जोन में भेजा जाए, और वायरस से जल्द लोगों को बचाया जा सके। कैसे बचा पाएंगे? तो इंडिया का कॉन्सेप्ट जिसको बताते हैं आर्टिकल में कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वो क्या है कि हमारा एक कलेक्टिविज्म का कल्चर है हमारे यहाँ पर, जिसमें कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। हम किसी भी टेंशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो रामायण, महाभारत जो ग्रेट एपिक हैं इंडिया के, वो इन एसेंस को शो करते हैं कि कैसे यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म दोनों मिलकर के किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। और वो इंडिया का जो कल्चर है वो शो करता है दैट देयर इज़ अ बैलेंस। यहाँ पर एक बैलेंस है बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड प्राइवेसी ऑन द अदर हैंड, एंड कलेक्टिविज्म एक्सपोजर ऑन द अदर हैंड। तो एक तरफ जहाँ पर आपको इंडिविजुअलिज्म मिलता है, प्राइवेसी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कलेक्टिविज्म, आप सभी मिलकर के काम करते हैं और आपको एक्सपोजर मिलता है। तो ये कल्चर है कहाँ का? इंडिया का। अब कैसे इंडिया में कैसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं कि इंडिया सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि विश्व के बाकी देशों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत करते हैं सार्क की मीटिंग से। शुरुआती दौर में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मीटिंग की थी वो सार्क कंट्रीज़ के साथ की थी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि सार्क का रेलेवेंस फिर से कैसे इमर्ज हो रहा है। उसके बाद G20 समिट ऑर्गेनाइज किया गया। सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बातचीत हुई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, क्या फ़ंड बनाए जाएं, कैसे क्राइसिस को कम किया जाए। और उसके बाद टेली कन्वर्सेशन होता है 3 अप्रैल को दुनिया के बड़े बड़े मेजर इकोनॉमीज़ और मेजर कंट्रीज़ के मेजर लीडर्स के साथ, जिसमें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इसराइल के पीएम और ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ के हेड के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली, सभी के साथ बातचीत हुई। और इस पूरे मसले का जो सॉल्यूशन है, इस पूरे जो क्राइसिस है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, पेंडेमिक को कैसे रोका जा सकता है, उसमें इंडिया कैसे मदद कर सकता है, इंडिया की क्या मदद हो सकती है, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई। अब आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मेडिकल असिस्टेंट और मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के हैं।
इंडिया कई सारे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की हेल्प कर रहा है मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स को देने में। हाँ, यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल लिखते वक्त ये भी लिखा है कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने सिटीजन के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम बाहर के लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने सार्क के साथ की है। सार्क कंट्री में एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हमने बनाया हाल ही में, जिसमें कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं सार्क कंट्रीज़ के, सार्क देशों के। अच्छा, आपको ये तो पता है कि सार्क में कौन कौन से देश हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए, सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इंडिया तो है ही, पता चल गया, इसके अलावा कौन कौन से देश हैं। तो सार्क कंट्रीज़ के साथ हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है और पेंडेमिक को कैसे कॉम्बैट कर रहे हैं बाकी अलग अलग देशों में, उसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस दिए जा रहे हैं। ये तो सार्क के साथ है। यूएस के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है जहाँ पर कि डायग्नोसिस और जो मोस्ट चीज़ अवेलेबल ड्रग्स हैं उसका सप्लाई, ये सारी चीज़ों में हम इंगेज हैं यूएस के साथ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बायलैटरल कोलैबोरेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी इन्फेक्शस डिजीज़ जो यूएस में है, और शेयर्ड इम्पॉर्टेंट रीजन्स विद द ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव। तो ये यूएस और इंडिया का पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। पहले सार्क का हो गया, फिर यूएस का हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम एक कोऑपरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि मल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। ठीक है, अदर कुछ और कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो अंडर इंडिया कमिटमेंट ऑफ $10 million मेडिकल सप्लाई इक्विपमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो ऐसे जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं उन सभी को हम मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल जो मेडिकल सप्लाई और इक्विपमेंट्स हैं उसको पहुंचा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है आर्टिकल में क्या लिखा जा रहा है? आर्टिकल में लिखा जा रहा है कि कैसे इंडिया अपने पड़ोसी देशों को कोऑपरेट कर रहा है या अदर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ कोऑपरेशन करके आगे बढ़ रहा है, कैसे हम कोविड-19 को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं। हम आईआर के टर्म में बेसिकली इसको देख रहे हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में हम यहाँ पर इस आर्टिकल में बात नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक में तो हमारे जो भी चैलेंजेस हैं, फूड ग्रेन का सप्लाई, माइग्रेंट लेबरर्स, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सारे अपनी एक जगह पर है। बट अभी इस पूरे आर्टिकल में कोविड-19 के क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जा रहा है उसके बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, आइए प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक न्यूज़ में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है आपने? बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर के बनाया है। आपको याद होगा ब्रिक्स में भारत भी है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इन 5 इमर्जिंग कंट्रीज़ का जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, इन्होंने मिलकर के एक बैंक स्टैब्लिश किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट ज़रूर जान के रखिए अगर क्वेश्चन आता है तो, कि ये 5th ब्रिक्स समिट हुआ था डरबन में, साउथ अफ्रीका में 2013 में, जहाँ पर इसको बनाने की बात हुई। ठीक है, 2013 में। और उसके बाद स्टैब्लिश कब हुआ? 2014 में, जब 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टलेजा ब्राज़ील में, वहाँ पर इसको एनडीबी को स्टैब्लिश किया गया। तो आपसे यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए आ सकता है कि साउथ अफ्रीका डरबन में इसको स्टैब्लिश किया गया, नहीं, वहाँ पर बात हुई थी, लोग अग्री हुए थे कि हम बैंक बनाएंगे। 2014 में ब्राज़ील में फोर्टलेजा, याद रखिएगा, वहाँ पर इसको स्टैब्लिश किया गया। उद्देश्य क्लियर है काफ़ी कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन करना है और 5 इमर्जिंग मार्केट है भाई, इनके पास अपना बैंक होना चाहिए। जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करते हैं, यूरोपियन यूनियन आपस में कोऑपरेट करता है, वैसे ही ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। इसको फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस डिक्लेरेशन से बनाया गया है, तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट को फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत इस्टेब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पैसा एलोकेट किया गया है, रिलीज़ किया गया है फंड को। पीएम किसान, याद है होगा आपको, पीएम किसान बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। सबसे पहला फैक्ट जो याद रखना है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर प्रोवाइड किए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में। ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाएंगे किसानों को। और एलिजिबल कौन होगा? ऐसे किसान जिनके पास कि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें अवेलेबल है, होल्डिंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन उपलब्ध है, उनको ये स्कीम में रखा जाएगा, या जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको इस स्कीम में
पैसे दिए जा रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, मिल्क टी अलायंस पूछा जाएगा कि ये कहाँ न्यूज़ में है या ये कौन से रीजन से एसोसिएटेड है। मिल्क टी अलायंस ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो मिल्क का प्रोडक्शन है या फिर आप मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन ऐसे याद रख सकते हैं कि किधर हो सकता है। तो ये बेसिकली एक इंटरनेट यूज़र्स हैं और थाउजेंड ऑफ इंटरनेट यूज़र्स ने मिलकर के ये मिल्क टी अलायंस बनाया है। और ये सारे यूज़र्स कहाँ के हैं? थाईलैंड, ताइवान, हांगकांग। इनका एक सोशल नेटवर्क है पूरा जिसको कि मिल्क टी अलायंस बोलते हैं। और चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो पूरा अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट ये लोग बेसिकली काम करते हैं। अगला न्यूज़ देख लीजिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI आपसे पूछा सकता है किस चीज़ से संबंधित है। तो ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है एक नोन एज अ टेक्सास लाइट स्वीट भी बोलते हैं, एक ग्रेड है जिसका यूज़ किया जाता है टू क्रूड ऑयल यूज एज अ बेंचमार्क इन ऑयल प्राइसिंग। ऑयल की प्राइसिंग करने के लिए बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है WTI को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिलेटेड टू इंडिया है, वर्ल्ड वाइड हेल्प WWH। WWW नहीं है, ये WWH है। IIT बॉम्बे ने इसको डेवलप किया है। क्यों, क्या है ये? वर्ल्ड वाइड हेल्प, लोगों को हेल्प करेंगे इसके तहत, एक्सेस दिलाने में, मेडिकल हेल्प देने में, हेल्पर्स डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराने में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको कि IIT बॉम्बे ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसके बाद अगला न्यूज़ है मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न आपको पता है न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज अभी आपने देखा भी होगा, व्हाट्सएप वगैरह पे फोटो आ गई होगी आपको। ये माउंटेन है आल्प्स का और वहाँ पर बेसिकली ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली में है। और इसको अभी तिरंगे से ढका गया था, लाइटिंग वहाँ पे की गई थी तिरंगे से, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो याद रखिएगा कि इट इज़ अ माउंटेन ऑफ आल्प्स वेयर इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।